नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों अभी आप लोगों का जो कल का पेपर हुआ है उसको हमने एनालिसिस किया, उसमें देखा आपको जो प्रश्न बन रहे साथियों, जैसा कि हमने जो पढ़ाया था पहले क्लास पढ़ाई गए उसमें सारी चीजें एकदम हूबहू वही से आ रही हैं। अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसमें कल में आपकी नई शिक्षा नीति, फिर एनसीएफ 2005, इसके बाद आरटीई 2009, ये सब चीजें हम आपको ऐसे भी प्रश्न करवाए गए, इसके अच्छे कलेक्शन वाले प्रश्न करवाए गए हैं। बाकी आपके जो सिद्धांत दिए गए हैं, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, इस हॉवर्ड गार्डनर, चॉम्स्की, वाइगोस्की, इन सब चीजों से आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो समावेशी शिक्षा हमारी होती है उससे भी प्रश्न आ रहे हैं, और कुछ अक्षमताएं जो होती हैं उससे भी क्या होते हैं प्रश्न बन रहे साथियों। तो एक बार आप उस चीज को जरूर देख के जाइए, और जो अभी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, नए नए प्रश्न जो आपको कराए जा रहे हैं उसको भी आप देखते रहिए और करते रहिए। तो चलिए इसी में हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या हमारा मोटिवेशनल थॉट है। मन की शक्ति के सहारे, मन की शक्ति के सहारे किसी भी लक्ष्य को क्या कर सकते हैं हम पा सकते हैं साथियों। मन की शक्ति के सहारे किसी भी लक्ष्य को क्या हो सकता है पाया जा सकता है साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न, आज देखेंगे कैसा कैसा हमारा प्रश्न है। 7वां प्रैक्टिस सेट रहेगा आज हमारा। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है, उसको देख लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालकों के। मतलब एक बालक के संज्ञानात्मक जो क्षमताएं, जो शक्तियां होती हैं, जैसे क्या क्या होती है, शक्ति, बुद्धि, कल्पना, चिंतन आदि जो होती है, निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वो किस चीज से जुड़ी होती हैं, उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है शारीरिक विकास से, बी दिया है सामाजिक विकास से, सी दिया है सर्वांगीण विकास से, और डी दिया है क्या मानसिक विकास से। तो संज्ञानात्मक, संज्ञान क्या होता है वो हमारे मानसिक से जुड़ा होता है। ज्ञान, समझ, ये सब चीजें किसके द्वारा होती है, तर्क, चिंतन किसके द्वारा, हम अपने मस्तिष्क के द्वारा इसका क्या करते हैं चिंतन करते हैं। तो शारीरिक विकास नहीं होगा साथियों, सामाजिक विकास में सर्वांगीण विकास, बल्कि क्या होगा ये हमारे मानसिक विकास जो है उससे जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन जो हमारा डी दिया यही क्या होगा इस प्रश्न में सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमसे कुछ लोग कुछ लंबे हैं तथा कुछ छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत तथा कुछ लोग कमजोर हैं। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है साथियों। क्या ऑप्शन ए दिया है बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर, बी दिया है साथियों बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, सी दिया है व्यक्ति विभिन्नता पर, और डी दिया है व्यक्तिक प्रगतिशीलता पर। तो साथियों ये क्या, ये सब चीजें कैसी हैं, ये सब चीजें किसको दर्शा रही है, व्यक्तिक विभिन्नताएं की। व्यक्तिक विभिन्नता ये कहती है कि क्या होते हैं सभी बच्चे क्या होते हैं अपने में भिन्न भिन्न होते हैं, उनकी रुचि, क्षमता, योग्यता आदि के आधार पर वो क्या होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये सब चीजें किससे जुड़ी, हमारी व्यक्तिक विभिन्नता से जुड़ी हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी। ए दिया है अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करेगी। क्या यह बाल केंद्रित कक्षा ऐसी चीजें कहती हैं। बी दिया है वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को ऐसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। सी दिया है इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में क्या कर सके, प्रोत्साहित हो सके। इसके बाद डी दिया है मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग। व्याख्यान पद्धति का हमको प्रयोग नहीं करना साथियों। जैसा ये पेपर क्या है फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम लाए हैं साथियों, इस चीज को जरूर देखिए। सेकंड पेपर वालों के लिए ज्यादा, मतलब सेकंड फर्स्ट दोनों लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया इसमें। तो ऑप्शन ये भी नहीं सही होगा साथियों। हम प्रोत्साहित सुगम बनाने के बच्चों को नहीं कर सकते, ना विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, अपेक्षा नहीं करनी साथियों, ठीक है। बल्कि सी ऑप्शन जो होगा उनको इस पद्धति में नियोजित करना है कि कोई भी चीजें अगर वो कर रहे हैं तो उनको अपने शिक्षार्थी अगर स्वयं से क्रिया करके कोई भी चीज करेंगे तो उस चीज को आसानी से करेंगे, और आसानी से जब करेंगे तो वो उस चीज को प्रेरित होंगे और उस चीज को सीखेंगे भी। तो हमारा सी ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हमारा। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति को आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, ठीक है। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार साथियों प्रश्न दिया है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध, आत्मबोध मतलब क्या होता है, स्वयं की बात कही है इसमें, तो सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है क्या, संगीत में हो सकता है उसके अंदर, कि आध्यात्मिक हो सकती है, कि भाषा विषयक हो सकता है, कि अंतः व्यक्तिक।
तो साथियों जैसा कि अगर आत्मबोध आ गया, आत्मबोध मतलब क्या होता है, स्वयं का बोध करना, अर्थात क्या होता है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि इसमें पाई जाएगी। न संगीतमय होगी, न आध्यात्मिक की बात की इसमें, न भाषा विषय की, बल्कि क्या कही, अंतःवैयक्तिक की इन्होंने बात कही है। और इन्होंने कितने प्रकार की, मुख्य रूप से 7 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई है। और बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने अपना कब दिया था, 1983 में क्या करते हैं, अपना ये सिद्धांत देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी क्रम में दिया है, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भूमिका है, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, व्यवहारवादी सिद्धांत उनकी आलोचना। बी दिया है, बच्चों को एक पालन पोषण का प्रवेश उपलब्ध करने की भूमिका। सी दिया है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। और डी दिया है, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक बात है जो सबसे अच्छी कही गई है, वो लोग क्या करते हैं, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण क्या है, वो अलग अलग हैं। भाषा एवं चिंतन के बारे में क्या उनके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जैसे क्या होता है, पियाजे क्या मानते हैं, पियाजे मानते हैं पहले बच्चों में क्या होता है, विचार आता है। और जिन पियाजे क्या मानते हैं, सॉरी वाइगोस्की क्या मानते हैं, वो बच्चों में पहले भाषा का विकास मानते हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों कारण होता है। इन संदर्भ निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत है, सबसे अधिक किससे सहमत है उसको देख लेते हैं। ए दिया है, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। क्या ये बातें सही है? अगला देखते हैं, यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं। सी दिया है, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, तैयार होते हैं। लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि जन्म, ये सब बातें गलत कही गई। लड़कियां एक साथ नहीं, ये सब हतोत्साहित नहीं करना, बल्कि क्या होता है, सभी लड़के कला विषयों में, लड़कियों क्या होती है कला विषयों, और लड़के क्या होते हैं, प्रतिभा मतलब आक्रामक बेहतर आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, इसमें तैयार होते हैं। हमारा जो सी ऑप्शन दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा क्या दिया है। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह करेगी, इस संदर्भ में वह क्या करेगी उसको देख लेते हैं। सभी बच्चों के उपलब्धि को एक समान मानकों को उल्लिखित करना। बी दिया है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। और सी दिया है, वस्तु रूप में पुरस्कार को क्या करना है, प्रस्तुत करना। और डी दिया है, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन कर सके। तो साथियों क्या कहा है, एक अध्यापिका सुनिश्चित करना उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से क्या हो, अभिप्रेरित हो। इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, क्या एक समान सभी विद्यार्थियों एक समान मानक में उपलब्ध कराना, बात सही नहीं है साथियों। क्या वस्तु को पुरस्कार के रूप में प्रस्तुत करना, ये भी नहीं है। इस प्रकार की अधिगम गतिविधि योजना बना, अभिसारी चिंतन नहीं होता साथियों। इसमें क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, अगर अप्रेरित है उसके अंदर अपसारी चिंतन पाया जाएगा। तो साथियों जो बी ऑप्शन दिया, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर क्या होता है, ध्यान देना चाहिए। हमारा जो बी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास पर ले जाती है कि ऑप्शन ए दिया, आकलन वस्तुनिष्ठ तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बी दिया है, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सी दिया है, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, या चाहे व्यवस्था पर कितना भी अधिक प्रयास करें, व्यवस्था पर कितना भी अधिक प्रयास करें। और क्या है, डी दिया है, बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। क्या परीक्षणों में ऐसा प्रदर्शन के लिए कहा जाता है असफलता पर, तो बच्चे कमियों के साथ पैदा होते हैं, ये बात गलत है साथियों। फिर कुछ बच्चे क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण होना चाहते हैं, व्यवस्था कितना भी प्रयास करे, ऐसी चीजें नहीं कहती हैं, ये भी आपकी बात गलत है। आकलन वस्तुनिष्ठ तथा असफलताओं को स्पष्ट पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बल्कि क्या होता है, उनके हम पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करेंगे। कक्षा में अगर बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो उसको लिए क्या करेंगे, बच्चा असफलता अगर कर रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, अपनी शिक्षण विधियों, अपनी पाठ्यक्रम जो हमारे होंगे उस पर विशेष ध्यान देंगे।
ठीक है, हम उसको जिसमें उसकी रुचि रहेगी वैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उनको क्या करेंगे, उस चीज के बारे में बताएंगे। तो हमारा बी ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए दिया है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, बी दिया है बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करते हैं, सी दिया है बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए, डी दिया है बच्चों ने अभी तक संकल्पात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सबसे अच्छी बात यही दिख रही है साथियों, क्या होता है इसमें कि एक बच्चा क्या करता है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे उनके लिए, उनके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन जो होगा सर्वाधिक होगा। तो बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न होता है, ये बात नहीं है, बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं होती, ये भी बात गलत है साथियों। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या होता है, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की तथा आपको अपनी शिक्षण पद्धति पर चिंतन करना चाहिए। अभी इसके पहले भी ऐसे ही मिलता जुलता प्रश्न साथियों, इसमें क्या करना है, अपने शिक्षण पद्धति में हमको बदलाव करके बच्चों को सिखा पठन पाठचर्या जो क्रिया होगी उसको करवाना चाहिए और बच्चे क्या होंगे, उस रुचिपूर्ण अधिगम होगा और वो कोई भी चीज आसानी से सीखेंगे। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों क्या करती, प्रस्तुत करती है। तो देख लेते हैं साथियों, ए दिया है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, बी दिया है साथियों अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, सी दिया है प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है और डी दिया है क्या, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो साथियों केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग वो नहीं कर रही है। एक विद्यार्थी एक प्रकरण मुख्य बिंदु को रेखांकित करता है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करता है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने मस्तिष्क में क्या करता है, वो उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो साथियों इसमें क्या होता है, प्रेक्षण की ये बात ही नहीं कि अनुरूपता पूर्वाभ्यास भी बात नहीं है, बल्कि क्या होता है, वो विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। सबसे सटीक उत्तर हमारा क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी बात, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना, बी दिया है साथियों बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, सी दिया है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना और डी दिया साथियों समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु में पुरस्कार देना। तो किस प्रकार से एक क्या कर सकती है, एक शिक्षिका क्या कर सकती है, बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता के रूप में बना सकती है। तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल नहीं साथियों, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं का सही समाधान उपलब्ध कराना ये भी बात नहीं है, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में प्रस्तुत पुरस्कार ये सब बात नहीं, बल्कि क्या करना है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधानकर्ता के रूप में करने के मौके देना और स्वयं से क्या करे, वो उस समस्या का समाधान कर सके, ऐसा उनको क्या करना है, मौके देना है। तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा सबसे सटीक उत्तर हमारा कौन होगा, ए जो दिया वही होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से आप किससे सहमत है, निम्नलिखित में आप किससे सहमत हैं। ऑप्शन ए अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा होता है, अधिगम तब तक घटित नहीं होता हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर सकते हैं, और सी दिया है अधिगम केवल तभी होता है और यदि व्यवहार से सुस्पष्ट हो। तो ये सब बातें तो ऐसी नकारात्मक होती जा रही हैं। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश घटित होता है, बिल्कुल सही बात है साथियों, अधिगम क्या होता है, एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। हम किसी चीज पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तो नियंत्रित की अगर हम कोई चीज सीखेंगे, अगर नियंत्रित होकर सीखेंगे तो वो चीज नहीं होगी साथियों। और अधिगम ये सब बातें गलत है अधिगम, बल्कि सबसे सटीक उत्तर और सबसे अच्छा इसका उत्तर जो होगा साथियों, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या होता है, घटित होता है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, कोई भी चीज अपनी संस्कृति अपने समाज से क्या करता है, वो अपने व्यवहार में लाकर उस चीज को सीखता रहता है। तो अधिगम का सामाजिक संस्कृति पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए लय भाई उसकी क्या कहते हैं, बच्चा जो भी सीखता है वो क्या करता है, अपने समाज अपनी संस्कृति से सीखता है। तो हमारा जो डी ऑप्शन यही क्या होगा, इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है।
इनमें से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत? ऑप्शन ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अननोन क्रिया की वजह से घटित होता है। बिल्कुल सही बात साथियों, पहला ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है। आगे देख लेते हैं, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। क्या एकमात्र निर्धारक है? सी दिया है, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो प्रबलन की बात है, लेकिन दंड की बात नहीं। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। क्या विकास प्रत्येक बच्चे की सही गति का अनुमान लगा सकता है? बिल्कुल नहीं साथियों, ये भी बातें आपकी क्या है, गलत है साथियों। बल्कि क्या होता है, विकास परिपक्वतन तथा अनुभव के बीच अननोन क्रिया के स्वरूप होता है। परिपक्वता बच्चा क्या करता है, अपने वातावरण, अपने समाज के द्वारा क्या करता है, वो कोई भी चीजों को सीखता है और उसके अनुभव जो होते हैं उस चीज को लाकर भी क्या करता है, अपने व्यवहार में वो परिवर्तन करता है। तुम्हारा ए ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? क्या दिया साथियों, प्रकृति पालन पोषण विवाद वाद विवाद के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या होता है, आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ए दिया है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। क्या सही है? एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। सी दिया है साथियों, सी क्या दिया, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो बात प्रकृति पालन पोषण बात बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न। इसका जो आंसर होगा सी होगा, इसको बताते हैं। इसका डी दिया, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रभावित होते हैं जिस तरफ से होना चाहिए। तो ये सब बातें फर्क नहीं पड़ने वाली बातें और ये सब चीजें गलत। बल्कि क्या होता है साथियों, वंशानुक्रम तथा वातावरण क्या होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, अभिन्न रूप से जुड़े हुए होते हैं। दोनों प्रक्रियाएं क्या होती है, साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे से गूथे हुए, और दोनों का क्या होता है, विकास पर दोनों का उतना ही, जितना वातावरण प्रभाव पड़ता है उतना आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है। तो हमारा सी आंसर जो होगा यही पे होगा, इस पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है किसकी? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ये भी बात सही है। बी दिया है, घुलने मिलने तथा समायोजन की। सी दिया है, एक समाज की संस्कृति की आलोचना नहीं करनी साथियों। और डी दिया है, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की बात। सबसे सटीक उत्तर आपका क्या होगा, मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया साथियों जिसमें जो हमारे मानवीय मूल्य निर्धारित किए, हमारे विश्वास तथा हमारे जो अपेक्षाएं होती है एक समाज में, एक बच्चे की, ऐसी चीजें क्या होती है, हमको समाज से ही प्राप्त होती है। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही होगा साथियों। बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। पियाजे अनुमोदन करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार बताया? पियाजे की बात कही इन्होंने, तो इसको देख लेते हैं क्या होता है साथियों। दिया साथियों, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, और इसके बाद दिया साथियों, व्यक्तिगत कल्पित कथा। सी दिया है, विचार की अनुत्क्रमणिकता, पलट न सकना, मतलब पलटावी हो जिसमें उच्च स्तर की अमूर्तता। तो उच्च स्तर की पूर्व संक्रियात्मक जो दूसरी अवस्था इनकी होती है उसकी बात की कितने वर्ष तक चलती है, 2 से 7 वर्ष तक क्या होती चलती है। तो इसमें परिकल्पित तार्किक योग्यता नहीं होती साथियों, व्यक्तिगत कल्पिता और उच्च स्तर अमूर्त होता है, ये आपकी औपचारिक, बल्कि क्या होती है, विचारों की अनुत्क्रमणिकता होती है साथियों। इसमें क्या होती है, कोई भी चीज क्या करता है बच्चा, उसके अंदर पलटावी गुण का जो वो होता है वो नहीं प्राप्त होता है, और वो चीज क्या करना, इसमें क्या करता है, कंफ्यूजन रहता है और उस चीज को कर नहीं सकता है। तो हमारा सी ऑप्शन होगा वही क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ए दिया है, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद कर। बी दिया है, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध के सहारे। सी दिया है, अनुकूलन आ गया तो ये पियाजे ने अनुकूलन की बात। डी दिया है, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में। पुरस्कार की बात नहीं करता साथियों, आप इस चीज को याद रखिएगा, जो आपको याद नहीं करना। देखिए जैसे यहाँ पर याद दे दिया तो ये सब चीजें क्या नकारात्मक शब्द हमारे हैं। और क्या, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे जो दिए के आधार पर ये बातें नहीं, ये बातें किसने, वाइगोस्की ने कही है। बल्कि क्या होता है, अनुकूलन, क्या होता है, अनुकूलन की प्रक्रियाएं इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है साथियों, इसके द्वारा क्या करता है बच्चा, कोई भी चीजें क्या करता है, अपने अनुकूलन क्या होता है, उसका पर्यावरण परिवेश, जिस परिवेश में रहता है उसके अनुसार वो ढलता है साथियों। इस चीज के अनुकूलन की प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, सही होगा। इसमें आत्मसातन और समंजन की जो क्षमताएं पाई जाती है ये भी क्या होता है, अनुकूलन में के प्रकार के अंतर्गत आती है, इसमें समाहित होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? जेडपीडी पूछा है साथियों। देखते हैं, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारण करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। साथियों आगे सी दिया है, देख लेते हैं उसको। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। डी दिया है, बच्ची अपनी आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। ये सब बातें क्या है साथियों? गलत हैं। बल्कि पीढ़ी क्या कहती है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से जो भी चीजें अगर सीख किए जा सकने वाले कार्य के बीच, उसके जो बीच में सहायता जो दी जाती है, उसके कार्यों के बीच में जो सहायता के बीच का जो अंतर होता है, वही क्या कहलाता है? जेडपीडी कहलाता है। हमारा जो बी ऑप्शन होगा यही क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित क्या क्या होते हैं? आकलन में निम्नलिखित क्या क्या सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन ए दिया है, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। बी दिया है, अधिगम के न्यूनतम स्तर के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। और सी दिया है साथियों, आकलन उपकरण के मानकीकरण। और डी दिया है, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। साथियों अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक बहुसांस्कृतिक की बात कर रहा है साथियों, तो वो किससे जुड़ा होगा? अगर बहुसांस्कृतिक बात आ गई, वैसे भी थोड़ा सा आप अगर सोचेंगे उस पर, तो आपका आंसर ऐसे भी सही, क्योंकि इन्होंने किसमें अपने आकलन उपकरण की बात ही नहीं की गई है, बल्कि इसमें क्या किया है? संस्कृति अपने समाज को लेकर बात की। तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन सी होगा? डी ऑप्शन होगा। इसमें अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़कर अगर उनको कोई भी चीजें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, तो वो क्या होंगे? आसानी से उस चीज को सीखेंगे। और बच्चा क्या करे, अगर अपने समाज में अपने व्यवहार को मतलब अनुकरण करके सीखेगा, तो उसके आसानी से क्या होगा? उस चीज को सीख लेगा। तो हमारा जो डी ऑप्शन दिया है क्या होगा? इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाता है? ए दिया है, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंक के साथ साथ संबद्ध किया जाए। बी दिया है, विद्यार्थी अपने आकलन के लिए एकमात्र निर्धारक होते हैं। और सी दिया है, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। और डी दिया है, शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। तो आकलन के एकमात्र साधन और ये सब क्या होता है? गलत होते साथियों। बल्कि क्या होता है कि विद्यार्थी अध्यापक के साथ क्या करेंगे? आकलन के लिए क्या करेंगे? एक योजनाएं बनाएंगे साथियों। तुम्हारा जो सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार है कि, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार है कि ए दिया है, समाज में विभिन्नता है और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बात सही कही साथियों। बी दिया है, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच करना है। तो हमें सभी बच्चे क्या होते हैं? हमारे लिए समान होते हैं। कोई भी बच्चा क्या होता है? विशेष नहीं होता साथियों। सभी बच्चे अपने में क्या होते हैं? विशेष होते हैं, विशिष्ट होते हैं। सी दिया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यार्थियों की व्यवस्था अलग नहीं करना है साथियों। किसी को भी प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान मानकीकृत स्टैंडर्डाइज नहीं करना, ये भी गलत है आपका। और विशेष सभी बच्चे क्या होते हैं साथियों? इसमें समान होते हैं, हमें किसी बच्चे को अलग नहीं करना है। तो समाज में विभिन्नता है और क्या होता है? विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति क्या करना है? हमको संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो हमारा जो ए ऑप्शन दिया यही क्या होता है? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के सर्वाधिक उपयुक्त है। ए दिया है, यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। बी दिया साथियों, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण को देखना। सी दिया, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण को देना। और डी दिया है, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तो सबसे सटीक आपका उत्तर जो होगा साथियों, हमको मानकीकृत नहीं करना और बच्चों को समूह कार्य के लिए प्रतिक्रिया, ये भी गलत है। और क्या करना है क्या साथियों? बच्चों को विस्तृत रूप से अवलोकन, अगर हम वो कोई कार्य कर रहे हैं, अगर अवलोकन करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो बच्चा क्या होगा? उसके अंदर क्या आत्मविश्वास आएगा, अब प्रेरणा होगी और उस कार्य को करने में क्या होगी? उसकी रुचि भी होगी। तो हमारा जो डी ऑप्शन दिया यही उसमें क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्ग से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। दिया है, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। बी दिया है,
विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिसमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्ध धाराएं झलकती हो साथियों। तो इसके बारे में यही कथन सबसे सटीक उत्तर होगा। देखते हैं आगे, उनके प्रताड़ित होने का अवसरों को कम करने के लिए सुनिश्चित करना कि बच्चे में अन्योन्य क्रिया का मौका न पाया जाता। ये सब बातें गलत है साथियों। वंचित वर्ग से आए बच्चे को विद्यालय के नियम एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील न कि अनुपालन करना, ये भी गलत है। तो साथियों इसमें क्या होता है कि विद्यालय व्यवस्था तथा उन स्वयं के तौर तरीकों बारे में जिसमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं जो होती है वो झलकती हैं। तो हमारा यही क्या होगा, बी ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है पूछा साथियों, क्या है, नहीं है पूछा है। तो देख लेते हैं इसमें, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। बी दिया है मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। सी दिया है लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों में प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। और डी दिया है अध्यापकों के निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए हुए बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। अनुसंधान से पता चलता है क्या होता है साथियों, विद्यालयों में अनेक स्तर पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है साथियों। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो दिया ऑप्शन पहला वाला, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ये बातें क्या है, इसमें नहीं, गलत है साथियों। तो यही क्या होगा यहाँ पर, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी अधिगम असक्ता वाले बच्चों की एक विशेषता है। अधिगम असक्ता वाले बच्चों की एक विशेषता क्या है, दिया साथियों 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। ये सब बातें कहां सही होगी। दिया है एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना नहीं है, और 50 से नीचे बुद्धि लब्धि भी नहीं होती, बल्कि क्या होता है, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में इनको क्या होती है, ऐसे बच्चों क्या होती है, कठिनाई होती है। बच्चे क्या करते हैं, अधिगम असक्ता उनको क्या होती है, बच्चे सीखने में क्या होती है, इसमें कठिनाई होती है, पढ़ने में कोई चीज में क्या होगी, कठिनाई होगी। तुम्हारा डी ऑप्शन होगा ऐसा, यही क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। बी दिया है प्रश्न अननोन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकलनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। सी दिया है बच्चों को अपने भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है। और डी दिया क्या, जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस कराया जा सकता है उनमें बुद्धि की कमी होती है। क्या इसी बातें को निम्नलिखित कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्ष में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो साथियों क्या होता है इसमें, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते, बात सही है, लेकिन बच्चों को अपनी कौशल, ये भी बात सही, ये सब चीजें नहीं, बल्कि क्या होता है प्रश्न अन्योन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते संकलनात्मक स्पष्टता की दिशा में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। सबसे सटीक उत्तर हमारा क्या होगा, बी जो आंसर दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की पोषित, मतलब आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। ऑप्शन देख लेते हैं। दिया है जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। क्या दोहराने की आवश्यकता, बात सही है। बी दिया है जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों को वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। सी दिया है जब कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र, ये तो ऐसे कर गया साथियों, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों के योगदान सकारात्मक सह संबंध पर बल दिया जाता है। तो ये सब बातें गलत है साथियों, बल्कि हमारा जो सबसे सटीक उत्तर क्या होगा, जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा उनको क्या किया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, पढ़ाया जाए। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सबसे सटीक उत्तर हमारा क्या होगा, इसके संदर्भ में भी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास क्या करती हैं। दिया है ये विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। बी दिया है उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। सी दिया है लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि उनकी जन्मजात विशेषताएं अपने और तथा आपको लड़कियों के ऊपर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
डी दिया है विद्यार्थियों को कार्य अधिक जानने की आवश्यकता होती है चाहे वह संकल्पात्मक आधार नहीं समझते हो। क्या आप गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं? तो ये सब चीजें विद्यार्थियों कार्य विधिक ज्ञान जानने के लिए चाहे वो संकल्पात्मक आधार नहीं समझती, ये बात गलत साथियों। और ये तो रूढ़िबद्ध धारणाएं दिखा रहा है। उच्च प्राथमिक विद्यालय सभी बच्चों में गणित की पढ़ने की योग्यता नहीं होती, ये सब बातें गलत। बल्कि क्या होती है, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि क्या होती है, उपलब्ध कराती हैं। हमारा जो सबसे सटीक उत्तर होगा ए भी होगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ऑप्शन ए दिया है एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिक संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। बी दिया साथियों एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। और सी दिया है एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता एक क्या है, प्रतिबिंब है। और डी है क्या साथियों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा साथियों? क्या होता है हमारा जो दिया है एक बच्चा अनुत्तीर्ण क्योंकि सरकार क्या विद्यालय में पर्याप्त संसाधन प्रदान नहीं कर रही है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया साथियों। एक बच्चे की असफलता वंशानुक्रम घाट को, केवल वंशानुक्रम हम जिम्मेदार नहीं रख सकते, जितना वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है उतना ही हमारे विकास में क्या होता है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये भी क्या होता है, गलत है साथियों। इस देखते हैं अगला, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में उनकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब निर्धारित होता है साथियों। ये क्या होता है, सही ऑप्शन होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? निम्नलिखित में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा का आवश्यकता ही नहीं होती। क्या उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती? बी दिया है उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। सी दिया है उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा का, ये पृथक नहीं करना साथियों सब। अब केवल आ गया, ये भी आपका क्या है, गलत है। और उन्हें बल्कि क्या होता है, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अधिकार प्राप्त है। ऐसे बच्चों क्या करना, समावेशी शिक्षा हमारी कहती यही है कि कोई बच्चा कहीं से आए, किसी समाज किसी संस्कृति से आए, उसको क्या करना है, हमको शिक्षा प्राप्त करना है साथियों। तुम्हारा जो बी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, इसमें सही होगा। तो साथियों ये थे आज के 30 प्रश्न जो हमारे कंप्लीट हुए। तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जमकर कीजिए। तो साथियों आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप उस चीज को कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।